हेलो फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये चैप्टर सबको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर की जो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें वो सारी कवर अप करवाऊंगी और आसान तरीके से। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा एंड पूरी कंसंट्रेशन के साथ, राइट। एंड जो जो मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो आपकी आप जो भी कह दो टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो प्रैक्टिस करने को बोलूंगी वो प्लीज करना, तो ये आपको चैप्टर बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स टर्म 2 में हमारा ये चैप्टर आएगा क्लास 10th में। केमिस्ट्री के दो ही चैप्टर हैं, एक ये एक दूसरा पीरियोडिसिटी। दोनों चैप्टर में करा दूंगी आपको वन शॉट वीडियो के फॉर्म में, मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा। एक होता है रिवीजन, एक होता है क्विक रिवीजन, ठीक है। और लेकिन एक वीडियो में अगर आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस बेटा थोड़ा सा कट डाउन हो गया है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों ने नॉर्मली आप एनसीईआरटी में देखोगे कि एनसीईआरटी में चैप्टर पूरा काफी कुछ है उसमें, राइट। बट जो आपका इस बार इस सेशन के अकॉर्डिंग टर्म 2 का जो सिलेबस है मैं उतना ही पढ़ाऊंगी। हाँ, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड में आपको कुछ ना कुछ कभी कभार थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाता है, तो बच्चों के कहीं मार्क्स कट ना हो, उसको पूरा कवर किया जाएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले क्या है आपका, देखिए हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मैं पॉइंटर एक तो पेन का कलर चेंज कर लूं एक बारी, इट शुड बी ब्लैक। चलो, तो शुरुआत में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो भी आप ये एल्केन वगैरह पढ़ते हो, है ना, एल्केन, या आपने सपोज करो इथेन, मीथेन, ये सारे नाम सुन रखे हैं, इथेन, है ना, मीथेन और इथीन, इथाइन, ये सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो शुरुआत वहां उन सब की कहां से होती है, हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे सिंपल एल्केन ही है ना। इनके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा पहले भी। एल्केन सबसे सिंपल है, जिसमें आपके सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। CH3 दो कार्बन वाला इथेन। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है कि उनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा सिर्फ, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इसी से आगे डिराइव होते हैं बाकी सारे कंपाउंड्स, ठीक है, जो इनसे डिराइव होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, उनको सबको मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे आप अल्कोहल्स की बात करते हो, एसिड्स की बात करते हो, एल्डिहाइड्स की बात करते हो, ये सारे आपके डेरिवेटिव्स हैं इन्हीं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वगैरह के, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। सो इन सबको कंपेयर जो कंबाइन करके आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, या आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फाइन। तो कार्बन में बॉन्डिंग कैसी है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से। सिंपल से हम बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इसका नाम आपने सुन रखा होगा पहले भी, राइट, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का। यहाँ बेटा आपका कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे आप ये इथेन में, ये था ना इथेन में, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो भी बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताना चाहूंगी। कौन सा एग्जांपल है, मीथेन, ठीक है। आप लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से पढ़ रखा होगा, या मीथेन के बारे में पढ़ रखा होगा, CH4, ठीक है, CH4। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने शायद कभी कभार कहीं लिखा हो, या ल्यूइस स्ट्रक्चर भी उन्हें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में करते क्या है, देखो कार्बन मैंने सेंटर में लिखा, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पूछा जाएगा तो मैं आपको लिखना सिखा देती हूँ कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में जो आपका सेंटर वाला एटम है ना, उसकी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 4, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आप इसके इस तरह से डॉट की फॉर्म में शो कर दोगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी का भी लिखना हो, उसका सेंटर वाला जो भी आपको लगता है कि एलिमेंट होगा, जैसे आप आइडिया पता लग जाएगा, जैसे CH4 है ना, उसके अलावा सपोज करो PCl5 है, P आपका सिंगल है, सेंटर वाला आपका एटम होगा, ठीक है। सो कार्बन आपने सेंटर में रखा। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आप सपोज कीजिए आपके 4 है, मैं 4 अलग अलग दिशा में ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, जो मैंने अभी यहाँ पहले ड्रॉ किया था ना ऐसे वाला, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में मीथेन एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो कभी आप ये बुक में देखो और ये देखो तो ऐसा मत सोचो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्ट्रक्चर लिखने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से बता रही हूँ। स्ट्रक्चर लिखने के कई अलग अलग तरह के तरीके होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह से लिखा जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, मतलब जहां पे आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो करते हो, ठीक है। हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है,
एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, उसको वैलेंस बोलो चाहे जो बोलो, है ना। मैंने हाइड्रोजन की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। अब आपको पता है ऑक्टेट रूल, आपने नाम सुन रखा है। हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट यानी कि नियरेस्ट उसकी नोबल गैस कौन सी है, हीलियम, है ना। तो हाइड्रोजन हम कब मानते हैं स्टेबल, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट, बाकी सबके लिए ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में होने चाहिए, तब वो स्टेबल माना जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट हो गया, इसका भी हो गया, इस वाले का भी हो गया और इस वाले का भी। सारे हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, उनको मैक्सिमम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए थे। ऑल हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा इसके अराउंड, अगर मैं बताऊं, एक मिनट, अगर हम ड्रॉ करना चाहें कि आपके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन इस गोले के अंदर आ जाएं, मतलब कार्बन के इर्द गिर्द, तो ये हो क्या रहा है बेटा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वो अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है कि वैलेंस शेल में हमारे इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, स्टेबल हो जाए, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में होता था इलेक्ट्रॉन्स को दे के, जैसे आप NaCl में करते थे ना, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आपका क्या होता था। अगर मैं आपका NaCl की बात करूं, सोडियम आपका, आपको ध्यान हो, NaCl, दोबारा बता देती हूँ मैं, देखो सोडियम और Cl, Na+ Cl नेगेटिव, जिसकी वजह से आपका बनता था NaCl। ये Na+ क्यों बना था, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो आप लिखते थे 281, और इसका क्या था एटॉमिक नंबर Cl का 17, तो आप लिखते थे 287, ठीक है। इसका एक इलेक्ट्रॉन हट जाए तो इसके बाहर वाले शेल में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल हो जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए क्लोरीन को, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था, इसीलिए कैटायन बना देता था, और ये जब क्लोरीन को देगा इस, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यानी एनायन बन गया। ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन जहां शेयरिंग होती है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां आप जितने कंपाउंड्स पढ़ोगे सारे, उसमें आपका बेटा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, चाहे सिंगल डबल ट्रिपल कैसा मर्जी हो, ऑल आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पहली बात तो ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। आपको सवाल पूछा जाएगा, कोई भी कंपाउंड दिया होगा तो आपको पूछा जाएगा इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको पूछ ही लेती हूँ, इथेन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। बच्चा देखेगा खाली यही एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच का आपको दिख रहा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी तो है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ आगे 3 H जुड़े हुए हैं, इसके भी साथ आगे 3 H जुड़े हुए हैं, तो ये सारे बेटा आपके सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, सब में शेयरिंग हो रखी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर पूछे कोई कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 7, डबल ट्रिपल है ही नहीं इसमें, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आप पूरे इस चैप्टर में हमें क्या है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। बॉन्डिंग इन कार्बन में देखो, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट अभी इंट्रोडक्शन दी है। एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, कार्बन की एलोट्रोपी या एलोट्रोप्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। एलोट्रोप्स मतलब कि वो किस अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें आपको डायमंड का आपने नाम सुना होगा, ग्रेफाइट का नाम सुना होगा, फुलरीन एक फुटबॉल वाली जैसी उसका स्ट्रक्चर है दिखने वाला, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे, और इन्हीं में आपके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड जिन्हें हमें पढ़ना है। टेट्रावेलेंसी, कैटेनेशन, ये सारी टर्म्स आएंगी बेटा, ठीक है। तो ये सारा आपका एक, आप कह सकते हो फ्लो चार्ट है पूरे चैप्टर का, जो हमें इसमें पढ़ना है इस टर्म के सिलेबस के लिए। चलो आगे शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझ में आ गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों की सहमति से वो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स के बीच में। वो आपके कंबाइनिंग एटम्स में शेयर 1 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन में आपका इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे यानी 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड का मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बीच में शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 2 अपने ये कर दे रहा है, 2 अपने दे रहा है, दोनों आपस में मिला जुला करके शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ। अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में आपका सिंगल बॉन्ड है। अब आप लोग सोच रहे हो कि पता कैसे चलेगा कि सिंगल बॉन्ड बनाना है कि डबल बॉन्ड बनाना है। उसमें अभी आप देखिए आगे जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा बॉन्ड किस तरह का बनेगा, सिंगल डबल ट्रिपल कैसा मर्जी, ठीक है। सो बस आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं करना, आपको लिखना भी आना चाहिए आंसर। गॉट इट। डेफिनेशन ध्यान से देखना, मैंने सारी चीज इस पूरे उसमें करवा रखी है पीपीटी में। हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी हो, बट मैं बताती जाऊंगी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, अगर कुछ ऐसा मुझे लगेगा तो। चलो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टीज क्या है कोवेलेंट कंपाउंड्स की? आपने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना, आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयंस होता है उनमें, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये सब आप 9th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हो। अब आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पता होना चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड्स पहला पॉइंट क्या है, तो सिंपल ही है, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज आयंस, डू नॉट, ठीक है, दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स। सबसे छोटी यूनिट इसकी क्या मानी जाएगी? मॉलिक्यूल्स, ठीक, उनकी क्या होती थी? आयनिक कंपाउंड की क्या होती थी? आयंस, ठीक है। दे एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एज लिक्विड्स और गैसेस, लिक्विड या गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने मिथेन, इथेन, इस तरह से हाँ ये पढ़ रखा होगा आपने। एलपीजी में ब्यूटेन नाम सुन रखा है ना, जीके जब भी आप कभी पढ़ते हो, एलपीजी हमारे घरों में जो गैस यूज होती है ब्यूटेन, है ना, गैसियस फॉर्म में आपने सुन रखा होगा। ऐसे ही लिक्विड्स के फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये आपके जितने आपके कंपाउंड्स हैं दे एग्जिस्ट एज लिक्विड्स और गैसेस, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि यूरिया और शुगर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दोनों ही, और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट भारी मात्रा में जो इनका एग्जिस्टेंस है वो लिक्विड या गैस में ही है, ठीक है। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड्स का कम ही होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड आपका आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है। जब वो बॉन्ड वीक है आपका, उसको तोड़ना आसान है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा ही नहीं। जिस बॉन्ड को तोड़ने में, मेल्टिंग या बॉइलिंग का मतलब क्या है? उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ना, उबालना, पिघलाना, यही है ना, बॉन्ड्स को तोड़ना। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा। अगर वो बॉन्ड ही आपका कमजोर है, इतना उसको क्या बोलते हैं, इतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो ज्यादा एनर्जी भी नहीं देनी, यानी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर। जो बेटा आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये मैंने पहले भी कई बार पढ़ा रखा है क्लास में, पोलर, नॉन पोलर, दो तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। देखो ये पोलर सॉल्वेंट हमारा द्वारिका के लोगों को भी घोलता जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा इधर लिख दिया मैंने। एनीवेज, पोलर का मतलब क्या है? जैसे आपका वाटर है ना, एमोनिया, इस तरह के सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं? आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं बेटा, इनको आप इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हो इनको। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि बेंजीन, C6H6 लिक्विड की फॉर्म में होता है ये, ठीक है। बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं और नॉन पोलर हैं। इनमें प्लस माइनस का जो चार्ज है अलग अलग होता आपको नजर नहीं आ रहा। कार्बन हाइड्रोजन में आपको कहीं ऐसा कभी दिखा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अलग होता हुआ, या CCl4 में? हाँ, यहाँ आप मान सकते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्लोरीन, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि कैंसिल आउट हो जाता है। वाटर और एमोनिया में आपको पता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बाकी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो आपके पोल्स जनरेट हो जाते हैं, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं, ये नॉन पोलर, ठीक है। सो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल लिखा ना यहाँ पे, इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो यानी कि वैसे आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स जो भी सॉल्युबल होंगे वो किसमें होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। पानी में या आपके कोई भी जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उसमें घुलते नहीं है जल्दी, ठीक है जी। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, आयंस वगैरह कुछ है ही नहीं, तो पुअर कंडक्टर्स हैं इन द फ्यूज्ड और डिसॉल्व्ड स्टेट, मतलब पिघला हुआ जो स्टेट है या वैसा स्टेट है उसमें भी ये पुअर कंडक्टर्स हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज लोकलाइज्ड इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड लोकलाइज का मतलब क्या आपको पता है? वो जो दो इलेक्ट्रॉन है जो आपका बॉन्ड को दर्शा रहे हैं, वो दोनों एटम्स के बीच में है ना। जैसे आप कार्बन कार्बन सपोज करो शो कर रहे थे, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में है ना, राइट। तो ये एक तरह से डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है, तो इनको कहा जाता है डायरेक्शनल इन नेचर। ये आपको थोड़ा आगे जाके पता लगेगा, जस्ट अभी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, म्यूचुअल शेयरिंग से होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, या मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, या अगर सिंगल से ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे तो मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आपका डबल ट्रिपल दोनों आता है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में अब यहाँ पे ये सीखना है आपको कि कैसे पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, डबल ट्रिपल कैसा, ठीक है। हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए। हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक नंबर सोचो और उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सोचो, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमने लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसमें आपके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी का रोल है। तो आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आता होगा, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं, 2 4 2 6 जो लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो पता होना चाहिए, मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन शेयर हो रहा है। हाइड्रोजन को डुप्लेट ही बनाना था बेटा, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम ये ऐसे ऐसे अगर लिखा है
और ऐसे ऐसे लिखा है, तो क्या एक ही मतलब है? हाँ जी बेटा, एक ही मतलब है। ये ज्यादा करेक्ट मेथड है, मुझे ऐसा लगता है लिखने का। ठीक है, इसका ड्यूप्लेट पूरा हुआ, इसका ड्यूप्लेट। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल बॉन्ड है ना, तो जो आप ये H2 लिखते हो उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। समझ में आया? और ये आपको पता लग गया, किससे पता लगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में शेयर हो रहे हैं? जस्ट आपने वैलेंस शेल के अपने इसके इलेक्ट्रॉन्स का डॉट शो किया और आपको पता था कि ड्यूप्लेट बनाना था। क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं, क्लोरीन में क्यों सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल क्यों नहीं है भाई? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर 17, ठीक है, 287 287। अब कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है कि मैम क्लोरीन तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। ऐसा नहीं है, क्लोरीन किसके साथ आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो आयनिक कंपाउंड बना रहा है या कोवेलेंट कंपाउंड। यहाँ सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस माइनस, ठीक है, इसलिए ये आपका आयनिक बन रहा था। क्लोरीन क्लोरीन आपस में बेटा कोई इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज तो हो नहीं सकता, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, इसके पास भी 287 थे, इसके पास भी 287, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या किया हमने? 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक, मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, क्लोरीन है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही दूसरे क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सेंटर में मैंने खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स शो किए। क्यों? क्योंकि हर क्लोरीन को, दोनों क्लोरीन एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, मतलब आउटर शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। इसके पास 6 अपने पहले थे ही, 1 2 3, 3 पेयर थे ना, 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो सेंटर में थे, तो शेयरिंग करके हो गया। डबल बॉन्ड बनाने की इनको जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे ही अगर आपको अब ऑक्सीजन की इस तरफ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम में, इसका एटॉमिक नंबर चेक करो कितना होता है, 8। आपने क्या लिखा? 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करते हैं ना, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, 1 2 3 4। अब पहले हम क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, एक मैंने इधर रख दिया, सपोज करो। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी मैं इस तरह से शो कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे गोला गोला मारूंगी, ऐसे करके सपोज करो ऐसे ऐसे गोला मारूं, क्या इनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7, साथ साथ ही रह रहे हैं ना, दोनों के पास अभी साथ साथ इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब हमें दूसरा वाला जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमें सेंटर में ही शो करना पड़ेगा। तो इसके भी हम ऐसे शो कर देंगे, इसके भी हम ऐसे शो कर देंगे। ठीक है, तो अब इसके 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी, 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हो गए। रिमेनिंग इनके 2 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहे हैं इनको? ये आप देख सकते हो ना, जो शेयरिंग में जाएगा। तो यानी कि ये पूरा अगर मैं ले लूं, इसका हो गया ऑक्टेट पूरा, इसका भी मैं कर लूं, इसका भी हो गया ऑक्टेट पूरा। सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड। तो आपको ध्यान ये रखना है, पहले तो एटॉमिक नंबर, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पता लग गया, उनको डॉट की फॉर्म में, ये मैंने क्रॉस की फॉर्म में भी आप शो कर सकते हो, इन दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आपको पता लगे, इस वजह से एक का क्रॉस और एक का डॉट लगाया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ऑक्टेट पूरा करना है, बस उससे पता लग जाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा ही सेम एग्जांपल आप अमोनिया के लिए चेक करोगे, ये आप खुद से चेक करोगे, अमोनिया के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, पीपीटी आपके पास है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट, मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है ना, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स है। फिर है बेटा कोवेलेंसी, आपने वैलेंसी पढ़ रखा है ना, वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब जैसे सपोज करो हम कहते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसे कहते हैं वैलेंस शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो उसी से आपका शब्द आता है वैलेंसी, कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं, कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा, है ना, जितने बॉन्ड बनाएगा वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। तो कोवेलेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग। जितने इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही बॉन्ड बनाएगा ना, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोवेलेंसी वैलेंसी एक ही चीज है, बस कोवेलेंट कंपाउंड्स में उसे हम कोवेलेंसी कहेंगे। ठीक है, व्हाइल फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स इज नोन एज कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट। क्या है? दोबारा देख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट का जो एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है शेयरिंग के लिए, उसी से हमें पता लगेगा कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या कैसा है ना। चलिए, कार्बन में बेटा ये टेट्रावैलेंसी है, मतलब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कार्बन वैसे भी आपको पता है ना, क्या लिखते हो आप? 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ना, वैलेंसी आप कैसे निकालते थे? 8 में से माइनस करके, 8 में से -4 किया, 4 आ गया, राइट। सो कार्बन के आपको हमेशा ये ध्यान रखने हैं, इसकी वैलेंसी है 4। ठीक है, वैलेंसी 4 है, तो
जस्ट गिव मी अ मिनट, पहले की बैटरी ले जाए लैपटॉप की। तो कार्बन की जो आपकी वैलेंसी है वो 4 है, ठीक है। टेट्रावर्ड का मतलब क्या है? 4। टेट्रा वैलेंसी इन कार्बन, इसका आपको कहाँ रोल आएगा? अभी जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ोगे वहां आप देखोगे कि कार्बन हमेशा टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। उससे आपको पता लगेगा कि आपके कंपाउंड में कितने H लगाने हैं, आप कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, ठीक है। चलिए, ये सब आप डिटेल में जो मैंने लिख रखा है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड सी क्यों बनाता है, ये C4 नेगेटिव या C4 प्लस क्यों नहीं बनाता। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ध्यान देना, एनसीईआरटी के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या आपकी जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से सॉल्व करके जाया करो। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों करके जाया करो, उसी के बेसिस पे बेटा पेपर आता है, बाहर से नहीं आता है कहीं, ठीक है। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, गेन करेगा तभी ना एनायन बनाएगा, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। दोनों में एनर्जी ज्यादा चाहिए, है ना। या फिर आपके सपोज करो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो ये दोनों चीज ही पॉसिबल नहीं होगा। तो कार्बन को अपनी जो वैलेंसी है पूरी करने के लिए फिर क्या करना पड़ा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने लगा, ठीक। चलो, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेते हैं। एलोट्रोपी का क्या मतलब है? फिनोमेना, मतलब एक ऐसा प्रोसेस की एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैंने कहा था ना, अलग अलग फॉर्म्स या अलग अलग रूप में उसकी जो एग्जिस्टेंस है, जिनकी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक होती है, जैसे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। डायमंड में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी कार्बन है, तो कार्बन ही ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो दिखने में है, फिजिकली वो अलग अलग है, ठीक है। केमिकली तो उनमें सब में कार्बन ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है एलोट्रोप्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ये बात याद रखना, क्योंकि कई बार वो आता है ना पॉइंट्स की चारों में से बताओ कौन सा सेंटेंस है ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, है ना, वो ध्यान रखना इसलिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एलोट्रोपी, और जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स या एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या है आपका? क्रिस्टल मतलब जो आपके जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, चीनी के दाने, नमक के दाने, वो क्रिस्टल है बेटा। और अगर पाउडर की बात करें, टेल्कम पाउडर, वो फॉर्म आपकी कहलाती है एमोर्फस फॉर्म, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दो तरह की फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन में डायमंड ग्रेफाइट है, एमोर्फस यानी पाउडर जैसी फॉर्म में कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया। चारकोल में भी कई तरह के, आजकल आप लोगों ने बड़ा सुन रखा होगा टीवी के ऐड में, चारकोल फेस मास्क, चारकोल फेस वॉश, है ना। क्या है वो? चारकोल, कार्बन ब्लैक ही होता है वो एक्चुअली में, ठीक है। वुड चारकोल इसका दूसरा नाम है, एनिमल चारकोल, ये अलग अलग टाइप्स हैं। कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, ये जितने भी हैं ये सारे एमोर्फस फॉर्म हैं, ये सारे एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, ठीक है। क्रिस्टलाइन वाले भी और आपके एमोर्फस वाले भी। क्रिस्टलाइन में आपके ये दो तो आपने पढ़े ना, डायमंड एंड ग्रेफाइट, तीसरा भी होता है बेटा, ठीक है। तीसरा आपका होता है फुलरीन, ठीक है। क्या नाम है उसका? फुलरीन्स, या उसका नाम C60 फुलरीन होता है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, जो आप पढ़ोगे बुक्स में, ठीक है। उसका रीजन क्या है, मतलब वो सबसे पहले कैसे बना था, क्या है उसके पीछे कहानी, मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट का दोनों ही कोवलेंट क्रिस्टल है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। आपको पता है ये डायमंड तो कंडक्ट करता नहीं, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। लेकिन ये देखो स्ट्रक्चर देखो, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंस पढ़ेंगे, पहले आप ये देख लो। ये अगर आप सिर्फ इतना सा पोर्शन देखो, ये इतना सा पोर्शन, सेंटर वाला कार्बन है ना, ये सेंटर का कार्बन आगे 1 2 3 4, 4 कार्बन से जुड़ रखा है ना। कोई भी डॉट आप बेटा देखोगे ना, वो आगे 4 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे आप सपोज करो ये देख रहे हो ना, इधर 2 ही जुड़े हुए हैं, इसका बाकी स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है, ये आगे भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का, ये डायमंड का आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का ऐसा होता है लेयर जैसा, एक के ऊपर एक परत होती है। और आपका हर एक कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन से, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया खाली, क्योंकि बॉन्ड कितने ही बनाए? सिर्फ 3 बनाए, ठीक है। अब इनका करते हैं डिफरेंस। डायमंड आपका नेचर में फ्री स्टेट में, इट अकर्स नेचुरली इन द फ्री स्टेट, ठीक है। जहां जैसे कोयले की खान है, इसकी खान है, जहां आपके मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं खोद के, वैसे ही डायमंड भी आपका मिलता है, ठीक है। डायमंड के हीरे जो है आपके मिलते हैं। ग्रेफाइट इट अकर्स नेचुरली एंड इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली, इनको बनाया, ग्रेफाइट को बनाया भी जाता है, डायमंड को बनाया नहीं जाता है, ठीक है। डायमंड आपका हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये आपको पता है। और ग्रेफाइट कैसा है? ये सॉफ्ट होता है। डायमंड हार्ड क्यों है? ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। सवाल पूछा जाए अगर इतना हार्ड क्यों है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? ड्यू टू नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर कैसा नेटवर्क स्ट्रक्चर? 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर, है ना, सब दिशा से वो आगे आगे जुड़ता जा रहा है, तो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो।
ये कैसा है, सॉफ्ट होता है, ग्रीसी टू टच, ग्रीस जैसा होता है ना वैसा टच है। इसका रिलेटिव डेंसिटी वाला पॉइंट कट कर देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये ध्यान रखना, इट इज ट्रांसपेरेंट, डायमंड ट्रांसपेरेंट होता है, ये ध्यान रखना। और ये कैसा होता है, ग्रेफाइट, आपकी पेंसिल के सिक्कों के बीच में जो होता है दैट इज ग्रेफाइट, ब्लैक इन कलर एंड ओपेक, उसके आप आर पार नहीं देख सकते हो, डायमंड की तो आर पार देख सकते हो, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्ट नहीं करता, ये गुड कंडक्टर है ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, वन लूज इलेक्ट्रॉन जो था ना जिसके मैंने आपको बारे में बताया था उसके कारण, ठीक है। इट बर्न्स इन एयर एट 900 डिग्री, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये वाला पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर है आपका, इसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं, इसके हेक्सागोनल। ये कैसे है जरा देखो, ये खाली आप अगर ये इतना सा देखो, खाली इसमें ऐसे जुड़ रखा है ना, ये देखो दिस, ठीक है, ये हेक्सागन बन रहा है ना, इसलिए कहा गया कि इसके हेक्सागोनल क्रिस्टल हैं। यहाँ पे आपका अगर आप जुड़ा जुड़ा देखोगे तो आपका ऑक्टागन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें बेटा, इसमें तो एक्चुअली स्ट्रक्चर में उतना नहीं पता लग पा रहा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसके ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स होते हैं, वो आगे से आगे चार 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 जुड़ते जुड़ते ऑक्टाहेड्रल बनता है, इस वजह से। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स, डायमंड कहीं नहीं घुलता है और ग्रेफाइट भी नहीं घुलता है। तो ये पॉइंट तो आपका, ये भी आप कट कर सकते हो, वैसे इस पॉइंट को भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो जी, नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस फॉर्म के बारे में। एमॉर्फस फॉर्म आपकी कोल है, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोल क्या होता है आपका, फॉर्म्ड इन नेचर बाय कार्बोनाइजेशन ऑफ वुड, इससे बना है, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा इसके बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोल की वैरायटी में एंथ्रासाइट आपकी प्योरेस्ट फॉर्म है, ये पता होना चाहिए। कॉमन वैरायटी आपकी कोल की कौन सी है जो मिलती है, ब्यूटिमिनस, ये सब आपने जीके में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, जनरल केमिस्ट्री है ये। कॉमन वैरायटी ब्यूटिमिनस है और जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज एंथ्रासाइट, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है एंड हार्ड होता है, स्मोकी फ्लेम, जैसे जलेगा, फ्लेम तो होगी तो स्मोक जैसी निकलती रहेगी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वुड चारकोल, चारकोल के बारे में भी आप पढ़ लेना। वुड चारकोल आपका बनता डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से है, इस वजह से इसको वुड चारकोल कहा जाता है। चारकोल कैसे बन रहा है उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, पोरस यानी उसमें कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े छेद होते हैं, ठीक है, एंड ब्रिटल होता है, गुड एड्जॉर्बेंट है, तभी ना आप इसको फेस वॉश या पील ऑफ मास्क वगैरह में यूज करते हो, क्योंकि ये गुड एड्जॉर्बेंट है, सारी गंदगी उसके ऊपर चिपक जाएगी और जब आप वो मास्क हटाते हो सारी गंदगी उससे हट जाती है। या यही सेम प्रोसेस फेस वॉश में भी होता है। चारकोल पाउडर एड्जॉर्ब कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम द एयर, इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो ये जस्ट पढ़ने की चीज है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल, इनके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है, एनिमल चारकोल का नाम बोन चारकोल होता है, बस इतना पता होना चाहिए, फाइन। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक क्या होता है, अरे जैसे आपने दिया जलाया ना, वो जो उसका काला काला निकलता है दैट इज बेसिकली लैम्प ब्लैक, ठीक है। वेलवेटी जैसा ब्लैक कलर का पाउडर, इसमें भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर कार्बन ब्लैक, नेचुरल गैस जब बर्न हो रही है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो जो आपका वो काला काला चीज निकलेगा सूत, उसको आप वहां से आपका कार्बन ब्लैक बनता है। तो इसको भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। कार्बन ब्लैक आपका ऐड किया जाता है टू द रबर मिक्स यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स, जो ऑटोमोबाइल के जो आपके व्हीकल्स वगैरह के टायर्स बनते हैं ना, उनकी उसके रबर में मिलाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यूज वगैरह इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, बट ज्यादा नहीं। इसमें चैप्टर में और बहुत कुछ ऐसा जो आएगा एग्जाम में। फुलरीन, मैं कह रही थी ना फुटबॉल जैसा दिखता है, तो ये है आपका बेटा स्ट्रक्चर ऑफ C60 फुलरीन। इसको बनाने वाले का जो नाम था अमेरिकन आर्किटेक्ट थे ये बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन, तो इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन पड़ा हुआ है। मॉलिक्यूल हैज द शेप ऑफ अ सॉकर बॉल, फुटबॉल, फुटबॉल को आप कहते हो ना सॉकर बॉल बोलते हो, दूसरा नाम है उसका, उसके जैसा दिखता था इसलिए। और इसका नाम जो सबसे कॉमन मिलने वाला फुलरीन है दैट इज C60 विच इज नेम्ड एज बकमिंस्टर। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। और फुलरीन आफ्टर द डिजाइनर ऑफ जियोडेसिक डोम, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर, जिन्होंने बनाया हुआ था, एक बिल्डिंग की शेप थी डोम जैसा, उसका जैसा दिख रहा था, उसके बेसिस पे इसका नाम पड़ गया। तो ये ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस आपको ये बताना चाहिए ये एलोट्रोप है कार्बन का, क्या इसका फॉर्मूला है C60, बकमिंस्टर फुलरीन, और फुटबॉल जैसा दिखता है, दैट्स इट, इतना ही इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। C60 में हाँ ये जरूर पता होना चाहिए कि इसका कैसा स्ट्रक्चर है, फ्यूज रिंग्स है ना, इसमें रिंग रिंग जुड़ रखी हैं, है ना, और इसमें 20 तो हेक्सागन है बेटा टोटल, और 12 पेंटागन है, ये ध्यान रख लेना। ये जो बॉल जैसी है ना, इसमें बात की जा रही है कि हेक्सागन, ये देखो पेंटागन भी दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको पेंटागन भी है, ठीक है, और हेक्सागन भी बन रहा है, ये इधर हेक्सागन बन रहा है। तो पूरे आपकी बॉल में, सॉकर बॉल में पेंटागन और हेक्सागन ही है।
कितने हेक्सागन है? 20 हेक्सागन, 12 पेंटागन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फुलरीन बाकी डायमंड और ग्रेफाइट से डिफरेंट दिखता है एंड इट पॉलीमराइजेस ऑन एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, जितना मैंने आपको बता दिया मोर देन सफिशिएंट, ठीक। तो उसके अलावा इसको भी रहने दो, नो यूज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब हम शुरू करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑब्वियसली शुरू कर चुके हैं बट और बहुत कुछ जो आगे पढ़ने का है वो। तो जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है ब्रांच, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से पता लग रहा है ना। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी इनमें कुछ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मेनली यही होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही हमेशा, ठीक है, उसके अलावा ये एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। टाइप ऑफ लिंकेज मैं आपको बता चुकी हूँ, कोवेलेंट लिंकेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप आयनिक लिंकेज पढ़ते थे या आयनिक नेचर, जहां आयनिक बॉन्ड बनता था। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके कम होंगे, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसमें होंगे? पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मैंने बताया था ना, बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर्स है। आयनिक कंपाउंड्स हमारे गुड कंडक्टर्स होते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा आपके बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वही सेम प्रॉपर्टीज आपकी आ रही हैं, ठीक। ज्यादा आपको उसके बाद उसके अलावा आगे ही सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। एंड हाँ ये पढ़ लेना, स्टेबिलिटी, हीट से लेस स्टेबल टू हीट है, मतलब गर्म करोगे अगर तो जल्दी टूट जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली बॉन्ड वीक हैं तो जल्दी टूट जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल, तभी तो आप कार्बन ब्लैक ये सब चीजें, इसके जो भी कंपाउंड्स हैं इनको जला पाते हो। ब्यूटेन एलपीजी की फॉर्म में क्यों इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि कंबस्टिबल है, जल सकती है, ठीक है। एंड लीव नो रेजिड्यू व्हेन बर्न, जब जलाया जाता है पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जलाया नहीं जा सकता। इतने सारे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्यों? बहुत सारे कंपाउंड्स है ना, बहुत नाम सुन रखे हैं आपने, अल्कोहल्स के, एल्डिहाइड्स के, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इतना सारा कुछ है। इतना वास्ट क्यों है? ड्यू टू कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी किसकी? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। औरों की भी कईयों की होती है, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस ना आपस में भी जुड़ता है, नाइट्रोजन भी जुड़ता है, लेकिन ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी कि कैटेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा कार्बन में है, इसीलिए बहुत सारे इसके कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एंड एग्जिबिट्स कैटेनेशन टू मैक्सिमम, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। इसके काफी सारे मल्टीपल बॉन्ड्स भी बन जाते हैं ना। छोटा साइज है कार्बन का, क्यों बन जाते हैं वो देख लो। छोटा साइज है कार्बन का, ठीक है, इसीलिए वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना पाता है। उसके आसपास थोड़े और इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद नॉट ओनली कार्बन बट विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो अलग अलग तरीके से आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं। वही सेम रूल है ऑक्टेट वाला, देखते हैं अभी क्या होगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये बेटा सिंगल बॉन्ड है, ऐसा डबल बॉन्ड होता है, ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन ये हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ इथीन शो किया हुआ है, ठीक है, और इथाइन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है ये आपको अभी कम समझ में आएगा। इथेन, इथीन, इथाइन मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, पहले हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में, ठीक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म बेटा आपके कार्बन कार्बन जो बॉन्डिंग वगैरह होती है ना, उसमें कभी कभार आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ये जो आप लिखते हो ना C4H10, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में वो आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे ये देखो, ये भी C4H10 था, ये भी C4H10 था, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कार्बन बिल्कुल सीधी लाइन में जुड़ रखा है। यहाँ 3 कार्बन तो सीधी लाइन में, चौथा हमने साइड में कर दिया, एक कार्बन के साथ जोड़ दिया। जैसे 3 कार्बन ऐसे थे, चौथा कार्बन हमने यहां जोड़ दिया है, ठीक है ना। इसको यहां जोड़ो चाहे ऊपर जोड़ो, एक ही बात है, ठीक है। और ये मैंने सिर्फ अभी कार्बन कार्बन जोड़े। आपको मैंने बताया था कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, मतलब हर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर बन चुका है, यानी बाकी बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। जब हमारा C4H10 ON और कुछ नहीं दे रखा, मतलब हमें पूरे हाइड्रोजन पूरे करने हैं। यहाँ पे भी H3 आ जाएगा, यहाँ पे भी H3 आ जाएगा। सेंटर वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड बन रखे हैं, एक बॉन्ड और बनाना है हाइड्रोजन के साथ। अब टोटल भी करोगे तो 10 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। वो आपस में आइसोमर्स कहलाते हैं। प्रोसेस का नाम, फिनोमेना का नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए, एग्जाम्पल देना भी आना चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब ये बेटा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बड़े सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूंगी। जहां सिंगल बॉन्ड आ गया दैट इज सैचुरेटेड बॉन्ड, जहां डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो यानी कि इथीन इथाइन, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेशन का मतलब क्या है, बस सैचुरेट हो चुके हैं, इससे ज्यादा इनमें हाइड्रोजन हम नहीं लगा सकते। तो मैक्सिमम हाइड्रोजन कब लग सकता है, जब सिंगल बॉन्ड होगा, राइट। और जब आपके डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो आपके हाइड्रोजन कम लगते हैं। आपने एग्जांपल पढ़ा होगा वेजिटेबल घी, डालडा, है ना, ऑयल, इस तरह की चीजें, कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल घी एंड मतलब इनटू ऑयल्स। तो वहां पे क्या है, वहां पे यही तो हो रहा है, वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी। वहां पे आपका यही हो रहा है कि डबल ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे होगा वो आप बाद में सीखोगे। फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, क्या, क्योंकि आपको चूज करना आना चाहिए। कहीं पे भी अगर कार्बन में सब जगह डबल बॉन्ड नहीं, मैंने कार्बन कार्बन की बात की है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका, सैचुरेटेड। कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल आ जाएगा तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड्स हैं उनमें आपका बॉन्ड्स कौन से हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये पता होना चाहिए कि उनके बीच में कैसे बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कैसे बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एंड वो फुली सैचुरेटेड हैं, तभी उनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा गया है। उसके अलावा बेटा जो सबसे सिंपल हैं आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उनका नाम क्या है, एल्केन्स। पढ़ रखा है ना आपने एल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन नाम सुन रखा है, ब्यूटेन नाम सुन रखा है। तो ये सारे आपके क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब बात आती है अनसैचुरेटेड की, जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। कार्बन कार्बन के बीच में कह रही हूं, ऐसा ना हो कि किसी मॉलिक्यूल में आप ये देख रहे हो इसको कह दो कि अनसैचुरेटेड, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। ये देखो नाम लिख रखा है, एल्कीन्स और एल्काइंस। ठीक है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, याद रहेगा। अब ये आगे मीथेन, इथेन, मिथीन, ये जो भी नाम पड़ता है वो कैसे होगा, वो आगे आएगा भी, उतना भी मत सोचो। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे पढ़ते जाओ। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पे सिंगल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, जहां पे डबल और ट्रिपल है। ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये आपके कैसे होते हैं, अब सब कुछ सिंगल ही है कंपैरेटिवली, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, डबल ट्रिपल वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो डबल ट्रिपल वाले बॉन्ड्स जो है ना, वो आपका जो कंपाउंड्स है वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीज है जो आपको अभी 10th के लेवल पे नहीं समझाई जा सकती, क्योंकि अभी ये फर्स्ट टाइम आया ना कोई टॉपिक, इसके पहले तो आपने कभी इतना किया नहीं है, राइट। सो इसीलिए बहुत ज्यादा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, ज्यादा समझ में नहीं आएगा एक्चुअली, इसलिए नहीं बता रही हूँ। चलो, सैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो, ये मत करना, नो यूज ऑफ इट। ठीक है, हाँ ये कर सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज मोर व्हेन कंपेयर टू इट्स करस्पॉन्डिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, इसमें हाइड्रोजन कम होता है, पता ही है भाई, डबल ट्रिपल बॉन्ड में हमारे हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं, बस। ठीक है, चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में बेटा सबसे पहले कैटेगरी जो आती है ना, वो है, देखो यहाँ आप नाम अगर देख सकते होगे, ओपन चेन, है ना, एलिफाइटिक, एसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। तो आप इसमें नाम अगर खाली ओपन, आप सबसे पहले अगर देखो वो जो चार्ट था ना, मैं वहां लेके जाती हूँ आपको, जल्दी से चार्ट आ जा, लेट मी टेल यू, बड़ा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था यार, सेकंड स्लाइड ही थी आई थिंक, ये रही। ये देखो हाइड्रोकार्बन्स में चेन्स दे रखी है, ब्रांचेस और रिंग्स, है ना। चेन का मतलब क्या है, ये ऐसा, ठीक है, ब्रांच मतलब ये जब इसमें भी आ जाएगा, रिंग का मतलब ये रिंग आ गया। तो ये सारे हर तरह के कंपाउंड्स आपके इसमें आएंगे हाइड्रोकार्बन्स में। ठीक है, तो मैं करा रही थी आपको क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन्स की। तो एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, ये सब नाम आपको बहुत ज्यादा भी नहीं सीखने, ये +1 में ज्यादा डिटेल में आते हैं। आपको पता होना चाहिए ओपन चेन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन, ठीक। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है, मतलब ये, इनको आप कहते हो ओपन चेन कंपाउंड्स। और साइक्लिक कंपाउंड्स, जो ये ऐसे साइकिल में हो सकते हैं, 6 है, 5 है, कुछ भी हो सकता है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, एलिफैटिक का मतलब उन्हीं को कहा जाता है जो सिंगल सिंगल वाले हैं ना, अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो।
उनमें फर्दर आगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है, या फिर उनमें आगे बेटा आगे और वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो डिटेल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलोगस सीरीज क्या है। जैसे आप नाम सुनते हो ना, मीथेन, इथेन, बड़ी देर से मैं बोल रही हूँ ना, प्रोपेन, ठीक है, ये नाम सुने आपने। मीथेन का मतलब एक कार्बन वाला, इथेन का मतलब दो कार्बन वाला, ठीक है, दो कार्बन वाला। अब सपोज करो यहाँ पे मैंने किया है ना CH4, इसका भी एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। इथेन जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे H6 आता है, फिर C3 के साथ क्या होगा, H8 आएगा, ठीक। ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको भी बताऊंगी, बट जब आप इधर से इधर और इधर से इधर जा रहे हो, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन एन सब में आ रहा है ना, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ये समझ लो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये सब आपके जो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इनको लगातार चेंज होता जा रहा है ना, कार्बन में चेंज आता जा रहा है, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन बढ़ते जाएंगे, तो ये आपका कहलाता है होमोलोगस सीरीज। होमो मतलब एक जैसा, लोगस का मतलब होता है लॉगस यानी लॉजिक स्टडी, जहां पे आप इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इनकी रिएक्शंस वगैरह पढ़ते हो, एक जैसी होती है इनकी रिएक्शंस, ठीक है, अलग नहीं होगी। जैसा वो इथेन रिएक्ट करेगा वैसे ही प्रोपेन भी रिएक्ट करेगा। तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ प्रोग्रेसिवली बिल्डिंग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। जो आपकी इसमें सीरीज होती है ना, सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, उसमें आप जो पूरी सीरीज है जिसमें कि आपका सेम तरह से जुड़े हुए कंपाउंड्स हैं, उनको आप क्या कहते हो, होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन हो सकता है बेटा यहाँ पे कुछ थोड़ी डिफरेंट दी हुई हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं फिलहाल समझाने पे फोकस कर रही हूँ कि अगर बच्चे को समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन खुद भी लिख लेगा, ठीक है। मेंबर्स जो आपके हैं उनको आप क्या कहते हो, ये जो मेंबर है ना अकेला, इथेन, प्रोपेन, ये अलग अलग मेंबर है ना, वो आपके कहलाते हैं होमोलॉग, LOGUE, इनको हम कहते हैं होमोलॉग, ठीक है। जो आपके दो मेंबर्स हैं उनके बीच में किसका फर्क आएगा बेटा, CH2 का, CH2 ग्रुप का। चाहे आप बेशक करके देख लो, टोटल करके देख लो, मतलब चेक करके देख लो, एक कार्बन से इधर कितने, दो कार्बन हो गए, चलो एक कार्बन का फर्क आया, हाइड्रोजन 4 से 6 हो गया, अगले में चेक करो 2 से 3 हो गया, 6 से 8। तो हर होमोलोग, और ये खाली अल्केन में नहीं है, आप एल्कीन में करोगे, एल्काइन में करोगे, कहीं भी करोगे, सब जगह यही आएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं आपकी, जैसे हम सिंपल जो जितने भी फंक्शन ग्रुप वाले हैं, ठीक है ना, सपोज कीजिए, एक मिनट, कि ऑल द मेंबर्स कन्फर्म टू अ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड हैव अ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि बेटा उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका जो सपोज करो आप ये कहोगे ना कि जनरल फार्मूला है वो सेम रहेगा, ठीक है। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कह रही हूँ, पहले हम एल्केन की फैमिली का चेक कर लेते हैं, ठीक है। एल्केन का नहीं, एल्कीन का करते हैं, एल्केन का तो मैंने आपको बता दिया ना अभी, एल्कीन का करते हैं। एल्कीन में आपका नाम क्या आ जाएगा, मिथीन नहीं होता है, ये याद रखना। डबल बॉन्ड में आपको दो कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए ही ना, सिंगल बॉन्ड में तो बात बन जाएगी, लेकिन डबल बॉन्ड के लिए आपको दो कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए। तो क्या करते हैं, शुरुआत इसकी कहाँ से होगी, इसकी शुरुआत होगी आपकी बेटा इथीन से, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, ये इसकी। अब सब में इन इन आ रहा है, सब में फंक्शन ग्रुप क्या है, वही डबल बॉन्ड है ना। ऐसे ही अगर मैं एल्काइन की बात करती हूं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। एल्केन का भी लिख ही लेते हैं चलो, क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी बताना है ना, इसलिए मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे मीथेन होगा, एक कार्बन यहाँ हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड देन ब्यूटेन, ठीक है। फर्दर आगे आपका क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। अब बात आती है कि आपको फॉर्मूले कैसे पता लगेंगे कि किसके क्या होंगे। तो बेटा जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, उससे आप कैसा मर्जी फॉर्मूला, आपको चाहे ये कह दिया जाए 10 कार्बन वाला आप एल्केन लिखो, है ना, 10 कार्बन वाला एल्केन लिखो, वो लग जाएगा आपको पता कि क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का, एल्केन का है CnH2n+2, ठीक है। अभी समझाऊंगी कि क्या है। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, ठीक है। इनके फॉर्मूले क्या होंगे, कितने कार्बन हाइड्रोजन, वो आपको तब पता लगेगा, क्योंकि ऐसे तो बच्चा रट्टा ही मारता रह जाए, C3H6H10, ऐसे नहीं, रटने का कोई लॉजिक नहीं है। ध्यान रखो एल्केन का जनरल फॉर्मूले ध्यान रखो, कैसे अप्लाई करोगे। अगर मैं कहती हूँ CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है,
N का मतलब N आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एक कार्बन वाला आपका, अब जैसे आपने बेटा ये किया है ना मिथ प्रोप ब्यूट, है ना, ये क्या है कि आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे उस पे आपका डिपेंड करेगा नाम। जैसे कि मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, है ना, कार्बन आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वो पूरा आपका एक सीरीज है, उसके बेसिस पे नाम है। मिथ से मिथ के बाद एन लगा दिया, एल्केन का एन लगा दिया। इन होता है जब यहाँ पे इथेन, इथ के पीछे क्या लगा दिया, एन, इथेन बन गया। प्रॉप के पीछे एन लगा दिया, तो एन आपका क्या बता रहा है कि ये एल्केन फैमिली के मेंबर हैं, एल्केन जो होमोलोगस सीरीज है उसके मेंबर हैं। ऐसे ही नाम आपका क्या बना, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना, तो इन बता रहा है आपका कि ये कौन सी फैमिली है, एल्कीन फैमिली है। एल्कीन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हो या फंक्शनल ग्रुप कह सकते हो इन जनरल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने समझाया नहीं है, आगे बताऊंगी कि क्या चीज है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखो, एक कार्बन वाला C1, यही करोगे ना, H2 इंटू 1 प्लस 2, क्या बन गया फॉर्मूला, CH4। ऐसे ही C2 का करोगे तो, अब शॉर्ट में करने के लिए C2, उसके बाद आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ डबल करके ट्वाइस करेंगे उसका +2, तो 2 का डबल 4, 4 + 2 6, ठीक है। आगे C3, 3 का डबल 6, 6 + 2 8, इस तरह से आपको याद रखना है एग्जाम में, तो फॉर्मूला आप लिख पाओगे। इसका एल्केन का फॉर्मूला तभी मैंने बताया था ना, CH4 C2H6, ठीक है, ट्वाइस +2, फिर C3H8, आगे C4H10। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूले बनते हैं, ठीक। अब इसी तरह के फॉर्मूले हम करते हैं, जैसे हमने ये एल्केन का किया ना, अब नेक्स्ट हम किसके करेंगे, एल्कीन के करते हैं बेटा। एल्केन के कर दिए, एल्कीन के मैं बता दूंगी, एल्काइन का आपको खुद से ट्राई करना है, फाइन। चलिए, तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n, ये है एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। एक कार्बन वाला आपका एल्कीन होगा, C1H2, क्या बना, कुछ नहीं बन रहा ना, तो ये आपका CH2 वैसे भी, क्योंकि उसकी सपोज करो, अच्छा मैं बना देती हूँ, सपोज करो कार्बन 1 एंड H2 इंटू 1 क्या बन गया, CH2। क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है कार्बन की, नहीं, ये तो 2 ही बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं, हमें पता है कि इसको तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। 2 से शुरू करते हैं, C2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका दुगना C2H4, फिर क्या आ जाएगा C3H6, फिर उसके आगे क्या आ जाएगा C4H8, राइट। अब आपने अभी अभी एक फॉर्मूला C3H6 कहीं और भी किया था, नहीं, C3H8 किया था। फॉर्मूला अगर कहीं सेम आ रहा है और उनका स्ट्रक्चर अलग है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स, ये भी आएगा बीच में। तो पहले तो ये आपको फॉर्मूले लिखने इनके आने चाहिए, जैसे इथीन के मैंने अभी बता दिया ना, C2H4, इसका C3H6 डबल है, 3 2 6 2 2 4, C4H8, इनके आप खुद लिखोगे कैसे, ऐसे ट्राई करके, ठीक है। अब बात आती है ये +2 -2 या क्या कैसे हो रहा है, वो स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आपको नाम ध्यान रखना है, नाम क्या ध्यान रखना है कि कितने कार्बन एटम्स वाला आपका कंपाउंड है, उसके हिसाब से आपका मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, ये वाले नाम आने चाहिए। एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन, ठीक है। सिंपल वाली चीज समझ में आ गई। और उसमें फॉर्मूला क्या होगा, उसका जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। नाम कैसे लिखते हैं, मिथेन, मिथीन, मतलब मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये देखो नाम कैसे लिखते हैं, इस तरह से मैंने नाम भी बता दिया, ठीक है। ब्यूट आपका मैंने कहा था ना, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, उसके पीछे आप क्या लगा दोगे, जो भी होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये ध्यान रखना है। तो मैं पढ़ा क्या रही थी आपको बेटा कि होमोलोगस सीरीज में इन मेंबर्स में आपस में CH2 का फर्क होगा, चाहे वो आपका कोई भी हो, यही बता रही थी ना मैं। तो आपने एल्केन में देखा CH2, इसमें CH2 का फर्क है ना, यहां से यहां जब जाते जाओगे चेक करना कि CH2 का फर्क है, यहां भी बेटा CH2 का ही फर्क है। 2 से जब आप 3 पे जा रहे हो 1 कार्बन, और 4 से 6 पे 2 हाइड्रोजन, तो CH2 का फर्क, या 14 क्यों, CH2 का मास कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 और प्लस कर दो 14, ठीक है। 14 आपके यू लिखा जाता है, या 14 आप कह सकते हो कि ग्राम यूनिट्स, 14 यूनिट्स का फर्क होगा उनमें, ठीक है ना, क्योंकि CH2 का फर्क है। उसके बाद क्या आता है कि ऑल द मेंबर ऑफ द सीरीज एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, एंड स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर, आपकी सारी सेम तरह से होंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आएगा क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे आपके कार्बन बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है ना,
थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें चेंज सिमिलर होंगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है वैसे, तो ये भी ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी होती हैं। ये ग्रेजुअल चेंज दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। ज्यादा बड़ा आपका सपोज करो मॉलिक्यूलर मास होता जाएगा, घुलेगा नहीं ना। छोटे दाने हैं जल्दी घुलते हैं, बड़े दाने हैं जल्दी नहीं घुलेंगे। तो इस तरह से आपको समझना है, मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती जाएगी। और भी बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं, जस्ट मैं बता रही हूँ कि कई सारे आपके कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका अलग अलग चेंज आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आपको बस ये देखना है कि इनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो उसके बाद आपका क्या है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन्स का, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सारा वही बता रखा है, मीथेन, इथेन, ये आपको सारा समझा दिया है, ठीक है। सो आपका उन मेंबर्स के बीच में CH2 का फर्क है, ये मैंने सारे आपको फॉर्मूले बता दिए, राइट। ये सब बता दिए, ये आप ध्यान रखना। फिर आपका आता है उनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब उनका नाम। एक होता है बेटा कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम नामकरण करने का दो तरह के सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम, एक IUPAC सिस्टम, ठीक है। IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्या था, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मेरे को अचानक स्लिप कर गया, ठीक है। सो आपको नाम, चलो पूरी फुल फॉर्म नहीं पता चलेगा, बट ये पता होना चाहिए कि दो तरह के नाम है। आपको एग्जाम में मोस्टली IUPAC नेम ही पूछे जाएंगे। उसका कारण है IUPAC जो नेमिंग सिस्टम है या नामकरण है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो नाम लिखने का अगर रूल होगा तो आप लिख पाओगे, आसानी से पहचान पाओगे। लेकिन अगर कोई रूल ही नहीं है, किसी का कुछ नाम किसी का कुछ नाम, मुश्किल हो जाएगा ना। इसी वजह से IUPAC सिस्टम लेके आया गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करने का कोई एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, ताकि कहीं भी उसके बारे में बात की जाए, चाहे यहाँ चाहे कहीं बाहर कहीं भी, जैसे इथेनॉल बोले तो हमें समझ में आ जाए, अच्छा वो वाला स्ट्रक्चर, वो वाला फॉर्मूला। तो एक प्रॉपर नामकरण होना चाहिए। उसके लिए IUPAC नेम आपको अच्छे से आना भी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, ठीक है। ट्रिवियल नेम आपको नहीं भी आएंगे चलेगा। ट्रिवियल नेम कैसे? अब जैसे आपने सुन रखा होगा फॉर्मिक एसिड, सुना है ना, रेड आर्ट्स में फॉर्मिक एसिड होता है। वो फॉर्मिक एसिड वर्ड कहां से आ गया? फॉर्मिका, फॉर्मिकस, उस वर्ड से आया। जैसे देखो एग्जांपल मैंने दे रखा है, नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मिकस, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड आर्ट्स। तो अब IUPAC जो आपका कॉमन नेम है उसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, ऐसे ही आपके कहीं से भी नाम आ जा रहे हैं, है ना। तो कहीं भी रिपीटिशन हो सकती है, मतलब हमारी कंट्री वाले कुछ और बोलेंगे, दूसरे वाले उसको किसी और भाषा में कुछ और बोलते होंगे, तो नाम एक फिक्स नहीं हो पाएगा। इस वजह से IUPAC नोमेनक्लेचर लाया गया, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर आपका ये देखो फुल फॉर्म आ गई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक। तो अब उसका तरीका क्या है, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी बता दिया है कि आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कितने कार्बन वाला कंपाउंड है। वो कितने कार्बन वाला कंपाउंड का मतलब क्या होता है? वर्ड, ये वुड रूट नहीं आएगा, ये वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट, ठीक है। मतलब कितना कार्बन है, एक कार्बन तो मिथ, दो कार्बन इथ, तीन प्रॉप, ब्यूट, इसी तरह से आगे आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके सारे दे नहीं रखे, मैं आपको बता देती हूँ। इसके आगे की भी जो है ना आपके, मैं सारे लिखवा देती हूँ, रुको एक रफ शीट ले लेते हैं हम। मिथ, इथ, कार्बन आपका C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10, इतना ही कर लो काफी है। मिथ, इथ, फिर क्या है? प्रॉप, फिर ब्यूट, प्रॉप ये PROP है, ब्यूट, इसका पेंट, तभी तो आप बोलते हो ना पेंटेन, पेंटेन, पेंट नाम आया उसके पीछे एन लगा दिया, पेंटीन करना होगा तो पेंट उसके पीछे ईन लगा दिया, ENE। तो ये आपको इसीलिए वर्ड रूट कहा गया कि वर्ड रूट मतलब पता होना चाहिए कि कितने कार्बन वाला कंपाउंड है। शुरुआत आप वहां से करेंगे, ब्यूट लिखना है कि कितना कार्बन है ना वो। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए क्या हो जाएगा? हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोनेन होता है तो नॉन, NON आगे लग जाएगा जो भी लगेगा, इसके लिए डेक। ये जरूर याद कर लेना बेटा, वर्ड रूट में किसके लिए क्या नाम है। ये जब आप याद करेंगे तभी आपको पता लगेगा मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, क्या मतलब क्या है इसका, है ना। हेक्स सुनते ही ध्यान आना चाहिए 6 कार्बन। आपको नाम लिखा हो, स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए, स्ट्रक्चर लिखा हो तो नाम लिखना भी, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। पढ़ लिया हमने ये इतना। चलिए अब उसके बाद सफिक्स का मतलब क्या होता है? सफिक्स का मतलब जो चीज आपकी बाद में लगती है। प्रीफिक्स का मतलब कि जो वर्ड रूट के पहले लगती है। पूरा नाम पता कैसे बनता है? अगर किसी का प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले, वो लगेगा
फिर आपका बीच में वर्ड रूट होता है, बाद में सफिक्स होता है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल में चलो हाँ, एग्जाम्पल सपोज करो 2-क्लोरो-ब्यूटेनॉल, ठीक है, या 2-क्लोरो-ब्यूटेनॉल नहीं, इथेनॉल कर देती हूँ। आपने इथेनॉल नाम सुन रखा है ना, इथेनॉल आपको सुना हुआ लगेगा कि ठीक है भाई, सुना सुना है। अब बेटा एक तो इथ आया, ये क्या है, वर्ड रूट। ये ऑल क्या है जी, ऑल, या और ये एन, इथेन था ना, इथेन से इथेनॉल बना, ठीक है ना। तो ये आपका बाद में लगने वाली चीज सफिक्स है, क्लोरो पहले लग रहा है, प्रीफिक्स है। जो भी आपका नाम के पहले लगना होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में लगना होता है वो सफिक्स कहलाता है। अब सफिक्स सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। सफिक्स डिनोट्स द टाइप ऑफ बॉन्ड्स या फिर फंक्शनल ग्रुप। टाइप ऑफ बॉन्ड मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, या फिर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब कि एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्या है, वो आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। ये मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रही हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एल्कोहल के लिए बेटा ऑल लगता है। एल्कोहल का फॉर्मूला मतलब पहचानोगे कैसे, OH और ऑल लगेगा। एल्डिहाइड के लिए अल लगेगा एंड CHO, ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, ये फॉर्मूला है। ये एक बार मैं आपको टेबल में अभी लिखवाऊंगी, डोंट वरी, वो हम सारा एक बार, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले उससे कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत उसको हम फैमिलियर करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और अच्छे से उसको मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी। और इस आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के बाद जो आपके डाउट्स हो जाएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जब बताओगे ना, हम दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल। फिर प्रीफिक्स के लिए एग्जांपल देखो आ गया, दिस डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर पोजीशन। तो आपका जो मतलब प्रीफिक्स लगना है उनमें मेनली आपके कुछ ही हैं जिनका प्रीफिक्स लगता है, कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स हैं। उनमें से एक यही है आपका कि हेलोजन, जब हेलोजन लग जाता है तो हम उसका नाम क्या बोलते हैं, हेलो। हेलो किससे, वो वाला हेलो नहीं है, दूसरे वाला हेलो है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आइडो, इस तरह से, ठीक है। तो उनके सबके अपने अपने नाम हैं। तो ये आपका नाम के पहले, अब जैसे यहाँ पूरा एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ था, उसका एग्जाम्पल देके बताया है। कितने कार्बन वाला है देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला, यानी आपको सीधे ध्यान आएगा अच्छा ब्यूट है, ठीक है। तो अगर कुछ और ना लगा होता आप सीधे क्या बोल देते, ब्यूटेन बोल देते ना। लेकिन यहाँ OH भी लगा है, Cl भी लगा है, ठीक है बेटा। OH यानी हमें क्या दर्शा रहा है कि अल्कोहल प्रेजेंट है ना। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का नाम हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ना, ऑल, है ना। ऑल हम कैसे लिखते हैं, ब्यूटेन में से -E प्लस ओल, तो क्या नाम बन गया, ब्यूटेनॉल बन गया, -E प्लस ओल, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ये नाम बन गया। अब इसके बाद अगर आप ये देखो, सपोज करो ब्यूटेनॉल के लिए अब सीखना जरूरी ये है कि क्या सारा कुछ पूरा हो गया है, नहीं। OH तो पूरा हो गया, ये सब भी पूरा हुआ है, क्लोरो पूरा नहीं हुआ है। क्लोरो कहाँ लगा है उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए कि तीसरे नंबर पे लगा है। और क्लोरो के लिए आप क्या करोगे, क्लोरो नाम लगाओगे ना, प्रीफिक्स की तरह लगता था, तीसरे नंबर पे लगा था तो 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल, और ये बी आपका स्मॉल हो जाएगा अब कैपिटल की बजाय। इसकी बेशक मैं लाइव क्लास रख लूंगी, ठीक है ना, अगर आप लोग ऑब्वियसली कहोगे तो, ठीक। तो इसका क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ये पूरा नाम आपका बन गया 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल, इसमें 3 क्लोरो ये प्रीफिक्स है, ब्यूट आपका वर्ड रूट आ गया, और ये एन और ऑल मिला के एनॉल आपका सफिक्स हो गया, ठीक है जी। ये तो हो गया इनका नामकरण। ट्रिवियल नेम्स देखो, IUPAC नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों इसमें दे रखा है। ट्रिवियल नेम आपका इसको करने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी किसी का पता हो ठीक है, लेकिन सबका जरूरत नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड थोड़ा बहुत आपने सुन रखा है, एसिटिक एसिड सुना है ना, इथेनोइक एसिड। तो अब इनके फॉर्मूले आपको आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इथेनोइक एसिड, इथ मतलब अच्छा मतलब 2 कार्बन वाला है ना, 2 कार्बन वाला एसिड। अब ये एसिड और जो आप वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड करते थे, दोनों अलग अलग हैं। वो वाले एसिड बेटा आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे कि HCl, H2SO4, है ना, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये वाले जो आपके कहलाते हैं ये हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। व्हाट इट, दोनों में फर्क है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ, ये मैं आपको डिटेल में कराना चाह रही हूँ, और मन तो मेरा ये है कि मैं एक लाइव क्लास लूँ, है ना, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें पढ़ाने का, बच्चे को समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फिर है बेटा कि 4 स्टेप्स इन नेमिंग द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नामकरण करने के लिए 4 अलग अलग स्टेप्स हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले कंपाउंड को देखो, पहचानो कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। COOH दिख रहा है ना,
COH देखते ही याद आना चाहिए भाई एसिड है ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो जी, उसके बाद हमें क्या गिनना है, कार्बन, ठीक है, कार्बन गिनना है कितना, 1 2 3 4 5 और एक ये वाला भी। तो अब क्या आप पूरा गिनोगे, नहीं, नहीं गिनोगे। आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना, ये तो पता लग गया कि एसिड है, उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन कंटेनिंग चेन, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप भी आता हो। ऐसा ना हो कि फंक्शनल ग्रुप छोड़ दिया, फंक्शनल ग्रुप आने वाली लंबी सी चेन एक यही दिख रही है ना पूरी लगातार, तो इसको आप पूरी एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लोगे। कितने कार्बन वाला हो गया फिर, तो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, 5 कार्बन वाली आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने पता लगा ली। 5 कार्बन वाले का नाम क्या बनता भाई, पेंटेन बनता, बनता ना पेंटेन, अगर कुछ ना होता तो। लेकिन क्या पेंटेन से ये इसका नाम सही बन रहा है, नहीं बन रहा। हमें पता लग रहा है कि पेंटेन अगर हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये कहाँ गया, इसका नाम तो आया नहीं, ये कहाँ गया, इसका नाम तो आया नहीं। तो इनको भी आपने कवर करना है। IUPAC नेम बेटा ऐसा होता है कि जैसे ही आप नाम बोलते हो या लिखते हो, अगले इंसान को उसका स्ट्रक्चर तुरंत क्लियर हो जाता है ना। तो यानी आपको अपने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें नाम जब आप उसका लिख रहे हैं, एक एक चीज कवर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे होता है ना सरनेम लिखा, एड्रेस, ये वो कई लोग कई चीजें लिखते हैं, इसी तरह से इसका भी है, नामकरण मतलब नाम देखते ही पता लग जाए, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करने के बाद ये इन्होंने प्रिंसिपल देखो क्या बता रखा है, प्रिंसिपल ऑफ असाइनिंग द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। अब नामकरण सपोज करो मैं कह रही थी ना 5 कार्बन वाला ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर पे लग रखा था, तीसरे पे, यहाँ पे लग रखा था मिथाइल। मैंने इस पे कहीं अभी H नहीं शो किया, H ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2 है, इसमें 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बन गए थे तो एक H आ गया, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इस सब मैं सिखाऊंगी फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, नामकरण कैसे लिखते हैं, बट एक बारी बाकी सारी चीजें हम कर लें। एंड आई थिंक मुझे इसकी लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब नामकरण में एक तो तरीका था, इधर से मैं 1 2 3 4 लिखती, है ना, ये इसको 5वां नंबर मिलता। तरीका क्या है बेटा आपको नाम नेमिंग करने का, नंबरिंग करने का, एक्चुअली नामकरण में भी नंबरिंग, कि आपको कहाँ नंबर देना है, ठीक है। जहां आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको आप सबसे छोटा नंबर दोगे, ठीक है, मतलब इस जगह से नंबरिंग शुरू करो। ये लॉन्गेस्ट चेन थी ना, या तो इधर से शुरू करते नंबरिंग या इधर से करते, दो ही तरीका था। तो ऐसे नंबरिंग शुरू करो को इसको छोटा नंबर मिले, छोटा नंबर जाहिर सी बात है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब हम ये करेंगे तो इसको छोटा नंबर मिल रहा है ना। ये रूल है कि आपको जब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेते हो उसके बाद जब नंबरिंग करनी है कार्बन की इस तरह से, तो लॉन्गेस्ट चेन पहले तो वो ढूंढनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, उसके बाद नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिले, ठीक है। ये तो चलो कोने में था, पहला नंबर मिल गया इसको। सपोज करो OH कहीं बीच में लगा होता है ना, किसी ऐसी जगह की एक साइड से काउंट करो तो चौथे पे आ रहा है, एक साइड से काउंट करो तो दूसरे पे आ रहा है, तो आपको वो चूज करना था जब दूसरे वाले पे आए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिर कि आपने ये नंबरिंग कर ली, नंबरिंग के बाद आपको पता लग गया तीसरे नंबर पे आपका कुछ लगा हुआ है। नंबरिंग जाहिर सी बात है, इसके लिए तो आप ओइक एसिड लिखोगे, ओइक एसिड लिखोगे ना, ये कहाँ जाएगा बेटा, ये नंबरिंग हमने इसीलिए की है ताकि हम बता सकें कि हमारा CH3 किससे बना है, CH4 से बना है ना। CH4 का अगर मैं एक H हटा देती हूँ CH3 बन जाता है, तो मिथाइल। इसी तरह से इथेन से क्या बनेगा, इथाइल। इसको हम इन जनरल क्या कहते हैं कि ये क्या है, हमारे एल्काइल पार्ट या एल्काइल ग्रुप। एक कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, प्रोपाइल, इसी तरह से इनका नाम होता है। तो एक कार्बन वाला था इथाइल, कौन सी पोजीशन पे लगा था, 3 पे, तो नाम देखो क्या बन गया, 3 मिथाइल। उसके बाद पेंटेन था ना, पेंटेन से पेंटेनोइक एसिड कैसे बना, देखो पेंटेन आपने लिखा, ठीक है, पेंटेन का -E प्लस ओइक एसिड, -E प्लस ओइक एसिड, तो यहां से हटाओगे E हट गया ना, पूरा नाम जुड़ के क्या बन जाएगा, पेंटेन, N तक लिखोगे आप, पेंटेनोइक, फिर एसिड। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में आसान हो जाएगा। पेंटेनोइक एसिड और स्टार्टिंग में क्या लग गया भाई, प्रीफिक्स 3 मिथाइल, ठीक है, ये मैं थोड़ी शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये M कैपिटल आना चाहिए था, ठीक। तो और पेंटेनोइक एसिड के बीच में गैप है। कुछ आपके फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके नाम के बीच में गैप आता है, वरना पूरा एक नाम ही आता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ, ये देखो एक नाम है ना पूरा, कहीं भी देख सकते हो एक ही नाम है, बस एसिड में ये अलग अलग गैप है ना। इस तरह से एसिड में, एस्टर में कुछ है जहां पे गैप आता है नाम में, बाकी सब जगह नहीं आता है। तो आपको नाम लिखना आपने सीख लिया। उसके बाद आपका आता है आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स आपने क्या पढ़ा था कि जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन डिफरेंट उनका स्ट्रक्चर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म,
ठीक है। अब इसमें आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, 3 इनकी टाइप्स हैं। चेन नाम से पता लग रहा है ना कि चेन में फर्क आ रहा होगा। कि आपके पास बेटा 4 कार्बन है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हम ये कह रहे थे ना चेन आइसोमेरिज्म, राइट, और हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर या डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कार्बन चेन स्केलेटन्स। जैसे कि बेटा अगर 4 कार्बन है, जरूरी तो नहीं है ना हम 4 कार्बन स्ट्रेट में जोड़ें, ऐसा भी तो कर सकते हैं 3 कार्बन को जोड़ा, एक को साइड में जोड़ दिया, है कि नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम बीच में क्यों लगाया, साइड में भी तो लगा सकते थे। अगर सपोज करो मैंने इसको यही जोड़ दिया होता, तो ये और ये एक ही चीज है बेटा, ये दोनों एक ही चीज है, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये और ये दोनों सेम है। इसीलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन चेन अलग होने का मतलब क्या है, ठीक है। ये ब्रांचिंग हो गई आपकी अब, ठीक है। 5 में देखो, 5 में आप क्या कर सकते हो, पांचों को पूरा सीधा लिख लिया, या फिर आप क्या कर सकते हो 5 में लिख के देखो, ये खुद से ट्राई करने से आएगा। 5 में मैंने 4 को ऐसे कर दिया, 1 को ऐसे कर दिया, 5 हो गए ना। अब ये वाला एक चाहे मैं इस पे लगाऊं चाहे मैं इस पे लगाऊं, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि जिस पे लगा होगा नंबरिंग करते टाइम उसको आप छोटा नंबर प्रेफर करोगे, तो वो सेम ही नंबर आ जाएगा। या फिर तरीका क्या है 5 वाले कार्बन का, 3 को हमने ऐसे किया, 2 को ऊपर नीचे लगा, तो ये आपका कार्बन चेन का फर्क आ रहा है ना। यानी कि कार्बन चेन स्केलेटन चेंज हो रहा है, सीधा जोड़ा, ब्रांचिंग कर दी, क्या कर दिया, ठीक है। ये आपके चेन आइसोमेरिज्म में आ जाएगा और एग्जांपल्स आपके चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है, डोंट वरी। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत नामकरण सिखाना ही है तो थोड़ा और सिखा देती हूँ। ब्यूटेरो हमने सिंपल तो बता ही दिया, मैंने आपको सिंपल सिंपल नामकरण तो मैंने आपको सिखा ही दिया, राइट। चलो 4 कार्बन वाला है, मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा रही हूँ या यहाँ डबल बॉन्ड लगा रही हूँ, क्या आप दोनों का नाम ब्यूटीन दोगे? नहीं दोगे ना। मैं इसकी वैलेंसी भी पूरी कर देती हूँ। वैलेंसी बेटा कैसे पूरी करते हैं, देखो एक कार्बन आगे किससे, ये मैंने H नहीं लगाया अभी, ठीक है। सबसे सही तरीका है स्ट्रक्चर लिखने का। अगर मैंने आपको कहा कि बेटा ब्यूट 1 इन का स्ट्रक्चर लिखो या ब्यूट 2 इन का स्ट्रक्चर लिखो, तो क्या करोगे, ब्यूट सुनते ही 4 कार्बन की लिस्ट आपने इस तरह से लिख दी, 4 कार्बन जोड़ दिए, ठीक है ना। 1 इन 2 इन का मतलब कि ये इन की पोजीशन बता रहा है कि डबल बॉन्ड कहाँ है, पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, ठीक है। कैसे पता लगता है, अब आपने 4 कार्बन तो कर दिए, वैलेंसी कैसे पूरी करोगे। सपोज कीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन को आप देखो ये आगे एक ही बॉन्ड बना रहा है ना बेटा, तो यानी इसको 4 बॉन्ड बनाने थे तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। इस कार्बन पे चलते हैं, ये आगे 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, 1 बॉन्ड इधर, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा इसके साथ, इस वाले के साथ भी 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो इस तरह से तो आपको हाइड्रोजन लगाने आने चाहिए कि हमें कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 1 2 3 कैसे लगाने हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ मैंने पहले ही लगा रखा था, ऐसे यहाँ भी लगा रखा है, इसको भी पूरा कर लो। CH3, ये कार्बन आपका 2 जगह जुड़ा हुआ है आगे, तो 2 ही हाइड्रोजन और आ जाएंगे, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे क्या आ जाएगा H2। गॉट इट। अब नामकरण कैसे करेंगे भाई, नामकरण में आपको पता है ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन का नाम आएगा, कैसे आएगा, नंबरिंग करना पड़ेगा ना। नंबरिंग के लिए यहाँ पे हमें कुछ और लगा, कुछ तो और लगा नहीं है, OH CH3 और कुछ नहीं लगा ना। पोजीशन हमें किसकी बतानी है, इस डबल बॉन्ड की, कि ये डबल बॉन्ड कहाँ है। इधर से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4, इधर से करो 1 2 3 4। तो हर सिचुएशन में जैसे ही आप दूसरे नंबर पे पहुंचते हो, दूसरे कार्बन पे पहुंचते हो, डबल बॉन्ड आ जाता है, चाहे इधर से चाहे इधर से। तो इसका नाम बेटा क्या है, ब्यूट 2 इन, इस वाले कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें, इसमें आपका एक ही नाम आएगा, ब्यूट 2 इन, ठीक है ना। अब इस पे चलते हैं, यहां से मैं अगर नंबरिंग करूं 1 2, यहाँ तीसरा कार्बन आया, यहाँ चौथा, तो यहाँ आप नाम देते, तीसरा कार्बन शुरू होते हुए डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो आप ब्यूट 3 इन नाम देते, जो कि गलत है। ब्यूट 3 इन अगर हम इसका नाम देते तो वो गलत है। तो हमें नंबरिंग किधर से करनी है, हमारी ये वाली नंबरिंग गलत है, हमें नंबरिंग करनी है इधर से, ताकि हमारा नंबर छोटा मिले। 1 2 3 4 पहले पे ही आ गया ना डबल बॉन्ड। कई बार सोचते हैं बच्चे कि मैम डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में है, तो बेटा नाम जब हम करते हैं ना, जब हम जैसे सपोज करो हम इस दिशा में चल रहे हैं, जैसे ही पहले वाली दुकान आ गई हम उस पर रुक जाएंगे ना, या जहां सपोज करो जहां आपका डेस्टिनेशन आ गया आप वहां रुक जाओगे ना। तो वो देखो आप इधर से जब आपने चलना शुरू किया, पहले कार्बन के बाद ही डबल बॉन्ड आ गया है, तो आप इसका नाम
ब्यूट 2 इन नहीं लिखेंगे, आप इसका नाम ब्यूट 1 इन लिखेंगे कि 1 फर्स्ट कार्बन पे आते ही डबल बॉन्ड हमें दिख गया, तो इसका नाम करेक्ट क्या है, ब्यूट 1 इन। समझ में आया? तो ये दोनों आपके क्या हैं, ये हैं आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैं बता क्यों रही थी, सॉरी, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, पहले पे या दूसरे पे कहाँ है। तो देखो एग्जांपल था ना, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, ठीक है। ऐसे ही है फंक्शनल आइसोमेरिज्म कि डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसको ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका वैसे चेन आइसोमेरिज्म ही काफी है मेरे ख्याल से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बेसिक से सारा बता दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ और बताना चाह रही थी, वो मैं बता देती हूँ ताकि आपको पहचान हो जाए कि हमें कैसे कैसे, सपोज करो वो है, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, वो कैसे पहचानने हैं। OH है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में OH देखते ही आपको पहचानना आना चाहिए कि ये एल्कोहल है बेटा। CHO अगर कहीं लिखा होगा तो एल्डिहाइड है, ठीक है, और COOH तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपको जो ये नाम जैसे दिख रहे हैं, इनको देखते ही आपको पता आना होना चाहिए कि आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एंड आई थिंक सो मुझे इसके लिए पूरी एक डिफरेंट पूरी क्लास चाहिए, ये क्लास ऑलरेडी काफी बड़ी हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप इस जो ये मैंने आज पढ़ाया है ये पूरा चैप्टर है वन शॉट, उसमें बेसिक्स है इसमें सारी चीजें, ठीक है। एंड मैंने आपको सारा चैप्टर ऑलरेडी इसमें एक ही वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नोमेनक्लेचर में, नेमिंग में, है ना। तो उसके लिए मुझे लगता है मैं एक लाइव क्लास रख लूंगी, बट उसके लिए आपको पहले ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा दैट डू यू रियली वांट अ लाइव क्लास फॉर नोमेनक्लेचर। आपको पूरी वीडियो में कितना समझ में आया कितना नहीं, जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। उसके अलावा बेटा हमारा जो फेसबुक पेज है ना, कीमोफिलस लॉरिका के नाम से फेसबुक पेज है, उसे भी प्लीज फॉलो करो, वहां पे भी आपके लिए क्वेश्चंस चलते हैं। उसके अलावा वहां पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस भेजने हैं। आप क्वेश्चन की फोटो खींच के भी भेज सकते हो, क्वेश्चंस टाइप करके भेज सकते हो, ठीक है। एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर देयर, और हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आपको मैंने कई सारे ऐसे अलग अलग जगह है जहां पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट्स आते हैं या आपको कुछ भी कहना है, सजेशन देना है, लाइव क्लास है, वॉट एवर। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कार्बन एंड कंपाउंड्स को हमने एक ही वीडियो में काफी अच्छे से आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जितना 10th के बच्चों को चाहिए अपने एग्जाम के लिए। अदरवाइज तो इसमें बहुत कुछ है बेटा, +1 +2 के लेवल पे तो और बहुत कुछ है। तो ये मैंने सिर्फ 10th के अकॉर्डिंग बताया है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग कार्बन एंड कंपाउंड्स मैंने बताया है। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी जहां आपको डाउट्स है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड उसके अलावा अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, हमें दूसरा चैप्टर भी पढ़ना है। बाय बाय, टेक केयर।